तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। आंसर होगा प्रभा वर्मा को। यहां पे हम बात कर रहे हैं सरस्वती सम्मान 2023 की। इस बार ये इसका 33वां संस्करण है और किसे मिला? प्रभा वर्मा को। उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए ये मलयालम भाषा में लिखा गया है। कौन देता है ये सरस्वती सम्मान? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्रभा वर्मा की बात करें तो ये केरल से है, अंग्रेजी और मलयालम भाषा में ये लिखती हैं और इन्हें इससे पहले केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, केंद्र सरकार का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और अभी ये सरस्वती सम्मान भी इनको मिला है। और ये वर्तमान में केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उनकी मीडिया सलाहकार भी हैं। बाकी सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये किसी भारतीय नागरिक के द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उसके लेखक को दिया जाता है। पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपए मिलते हैं। पहली बार कब और किसे मिला था? 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था और लास्ट ईयर ये 32वां मिला था शिवशंकरी को उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। ये तो हमने कई बार पढ़ा है, आपको याद भी होगा। और अभी लेटेस्ट वाला ये 33वां संस्करण आपको याद रखना है, प्रभा वर्मा को मिला है उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक एक पॉइंट मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करा दिया। बाकी इसके ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पुष्पा भारती, अभी 33वां व्यास सम्मान इनको मिला था यादें यादें और यादों के लिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 इनको मिला था, 58वां संस्करण था। एक तो इनको और एक गुलजार को मिला था। उसके अलावा सविता कंसवाल उत्तराखंड की पर्वतारोही थी, ये निधन हो गया वैसे तो इनका, लेकिन मरणोपरांत अभी तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार 2022 मिला इनको। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। तो दिल्ली के इनोवेटर जो है उदय भाटिया और हरियाणा की एक मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक हैं ये मानसी गुप्ता, और अभी इन दोनों को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व के 20 लोगों को सम्मानित किया गया और उनमें से ये 2 भारतीय हैं। कौन कौन? उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। तो आपको बता दूं कि हर 2 वर्ष पर विश्व के असाधारण युवाओं को उनकी सामाजिक कार्यों या मानवीय सेवाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। दोनों के नाम ध्यान में रखना। और इसी तरह से 2 नाम मैं आपको और बताऊं, ग्रीष्मा ठाकुर का नाम और ऋतिका चोपड़ा का नाम पढ़ा था अभी हमने। चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला इन दोनों को, तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसे 29वें यानी कि 29 नंबर का देवी शंकर अवस्थी सम्मान देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा निशांत को। तो युवा कवि आलोचक हैं निशांत और इनको वर्ष 2023 के लिए 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान देने की अभी घोषणा की गई है। निशांत को उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठ आलोचना के लिए ये सम्मान दिया गया। बाकी डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान की बात करेंगे तो डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी ये हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक थे। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में पिछले 29 सालों से हर साल किसी न किसी युवा आलोचक को ये सम्मान दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी और ये सम्मान 45 वर्ष तक के युवा आलोचक लेखकों को दिया जाता है। कितने वर्ष तक के लेखकों को? 45 वर्ष। बाकी निशांत की बात करेंगे तो वे उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो पुरस्कार का नाम मैंने आपको बता दिया, कौन सा संस्करण है वो बता दिया, किसे मिला वो बता दिया, किनकी याद में दिया जाता है वो बता दिया, कब से शुरू किया गया ये बता दिया, और जिसको भी ये पुरस्कार दिया जाता है उनकी एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर होनी चाहिए। और ये निशांत कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। बाकी ऑप्शन पे चले तो प्रभा वर्मा इंपॉर्टेंट नाम है। अभी 33वां सरस्वती सम्मान मिला था उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। टीएम कृष्णा की बात करें तो संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला। और रतन टाटा जी की बात करें तो परोपकारी कार्यों के लिए अभी इन्हें पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला था। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा इसरो को। तो अभी इसरो को चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ये एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार विमानन और एरोस्पेस यानी कि एविएशन और एरोस्पेस सेक्टर में व्यक्तियों और टीमों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। तो डॉक्टर उमा रेले जो कि नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय जो कि मुंबई में है वहां की प्रिंसिपल है और अभी उनको भारतीय शास्त्रीय नृत्य
विशेषकर भारतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा। भारतनाट्यम ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है बताओ। बाकी देखो इसी तरह के मैंने आपके ऑप्शन रखे हैं, आपको बताया जिस तरह का प्रश्न होता है उसी तरह का मैं आपको रिवीजन करवाता हूं। ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के रिवीजन करवा दिया। देखो देखो ऑप्शन में आपको समझ में आएगा। रंजन गोगोई साहब हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, असम से आते हैं ये, और अभी इन्हें असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था जिसे असम वैभव कहा जाता है। और अशोक सर्राफ 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला इनको, ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और उसी तरह से केरल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहलाता है केरल ज्योति, जो कि अभी मिला टी पद्मनाभन को, अभी नवंबर 2023 की बात है। तो इसी तरह से ये जो ऑप्शन मैंने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको ये जो मैंने राज्य बताए यहाँ के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, तो ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख, फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती को। तो भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं ये मौसमी चक्रवर्ती, जिनको अभी ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगी, वसुधा गुप्ता का। आपको पता है भारत में पहला प्रसारण किसके द्वारा किया गया था और कब, तो जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने देश का पहला प्रसारण किया था। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो से एक याद आएगा आपको, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ये प्रसार भारती के ही दो घटक हैं, दो कंपोनेंट है। तो प्रसार भारती से एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हमने पढ़ा था कि इसके अध्यक्ष बने हैं कौन, एनके सहगल, ये इंपॉर्टेंट नाम है। बाकी सीबीएसई के अध्यक्ष बने राहुल सिंह, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया भारत के नए लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर। यहाँ पे ऑप्शन में सारे इंपॉर्टेंट नाम मैंने रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो आंसर होगा सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी तेलंगाना की जो गवर्नर है कौन, तमिलिसाई सौंदरराजन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके पास पुडुचेरी के भी उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार था, वहां से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये हम पढ़ चुके हैं। तो उनके इस्तीफे देने के बाद झारखंड के जो राज्यपाल है, गवर्नर है कौन, सीपी राधाकृष्णन, वे अब तेलंगाना के गवर्नर होंगे और पुडुचेरी के उपराज्यपाल होंगे, यह आपको ध्यान रखना है। झारखंड के तो है ही सही, उसके अलावा अतिरिक्त प्रभार इनको यहां का भी दिया गया है, यहां का भी ये कामकाज संभालेंगे, ये ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद याद रखना। उसके अलावा ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि 1956 के 7वें संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम जो उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कौन नियुक्ति करता है राज्यपालों की, ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रपति जी करते हैं अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। लेकिन शपथ कौन दिलाते हैं, तो उस राज्य के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 159 के अंतर्गत। बाकी ये जो अब्दुल नजीर है ना, ये आंध्र प्रदेश के हैं, इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ये त्रिपुरा के गवर्नर हैं, और RN रवि तमिलनाडु से हैं, मतलब तमिलनाडु के गवर्नर। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकॉन कौन बने हैं, तो आंसर होगा शुभमन गिल। तो अभी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अभी भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के लिए नए स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है या स्टेट आइकॉन बनाया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं, तो आंसर होगा किरण रिजिजू। तो अभी तक हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन थे, पशुपति कुमार पारस थे, पर अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनके बाद किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया है। वैसे किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। ये जो पशुपति कुमार पारस थे ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं। अच्छा, किरण रिजिजू से आपको याद आएगा पिछले साल इनके पास कानून मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था। फिर उनको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया था, और कानून मंत्रालय किसको दिया गया था, अर्जुन राम मेघवाल को, यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 मार्च को। तो हर साल 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2013 में मनाया गया था, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस से याद आएगा
कि 2023 में भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 126वें स्थान पे था। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 फरवरी को। तो हर साल 20 फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2009 में मनाया गया था। मनाने का उद्देश्य है लोगों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना। और इस बार की थीम क्या है? अंतरों को पाटना, गठबंधन बनाना, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस। अच्छा, इसी से संबंधित 2 दिवस मैं आपको और रिवाइज कराता हूं ताकि आप कंफ्यूज न हो कभी। जैसे कि एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस होता है, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इंग्लिश में बोलते हैं। ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। और एक और नया दिवस हमने इसी तरह का मनाना शुरू किया है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। ये हमने 2022 में ही मनाना शुरू किया था। ये जरूर याद रखना, 10 मार्च को मनाया जाता है। तो ये तीनों मिलते जुलते दिवस हैं, तो कभी एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज न हो जाओ, इसलिए मैंने आपको साथ में करवा दिया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए एक समाधान। वैसे 21 मार्च को विश्व कविता दिवस भी होता है, वर्ल्ड पोइट्री डे, और उसकी भी थीम है स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जॉइंट्स। अच्छा, वन से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मुझे याद आता है कि भारत की पहली वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित हुई? तेलंगाना में। और मुझे बता सकते हो वन मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 5वें स्थान पे। यहां पे हम बात कर रहे हैं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की, जो कि कहां पे हुआ? ईरान की कैपिटल तेहरान में हुआ। अभी 17 से लेकर 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया और इसमें भारत ने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। वो मैं आपको सारे बताता हूं। जैसे कि हरमिलन बेंस, इन्होंने वुमेन्स 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता। ज्योति याराजी ने हर्डल रेस में गोल्ड जीता। तजिंदर पाल सिंह ने शॉर्ट पुटर में गोल्ड जीता। और जो एक सिल्वर आया वो अंकिता लेकर के आई है 3000 मीटर रेस में। अच्छा, यहाँ पे एक नाम पे मैंने नोट डाल दिया है, गुरवीर सिंह। एक्चुअली इन्होंने भी 3000 मीटर दौड़ में हमारे लिए गोल्ड जीता था, पर बाद में उनसे वो पदक वापस ले लिया गया, क्योंकि कहा गया कि लेन उल्लंघन नियम के कारण उन्हें यहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो भारत ने यहाँ पे 4 मेडल जीते, 3 गोल्ड रहे। मेडल टेली में अगर बात करें तो भारत 5वें स्थान पे है, आप देख सकते हो। और इसमें टॉप पे कौन रहा? तो चाइना टॉप पे रहा है, 8 गोल्ड है, टोटल 16 मेडल है उसके। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने किसकी बात करी है, थोड़ा ध्यान रखना है, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात की है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी मार्च 2024 में भारत के किस स्थान पर फॉर्मूला 4 रेसिंग का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा श्रीनगर। तो अभी 17 मार्च 2024 को पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार रेसिंग बुलवार्ड रोड में डल झील के किनारे आयोजित की गई। 1.7 किलोमीटर के ट्रैक पर यह रेस हुई थी। तो श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन ये फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब्स ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया। अच्छा, फॉर्मूला 1 रेस तो आपने सुना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये फॉर्मूला 4 क्या चीज है? तो फॉर्मूला 1 हो गया, फॉर्मूला 3, फॉर्मूला 4, ये जो रेसेस होती है ना, इनमें एक सबसे बेसिक अंतर तो स्पीड का हो गया। तो फॉर्मूला 1 रेस तो आप जानते हो वो फुल स्पीड की होती है, लेकिन फॉर्मूला 3 हो गया, फॉर्मूला 4 हो गया, यहाँ पे स्पीड की कम होती है, कम स्पीड की रेसेस होती है ये, ऐसे आप ध्यान रख लो। चलो फिर आप मुझे बताओ, अभी जम्मू कश्मीर में गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेस का आयोजन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा चेन्नई में। और भारत में फॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए फ्यूल का भी निर्माण कौन करेगा? ये प्रश्न है करंट अफेयर्स का, आंसर होगा इंडियन ऑयल। और इसी तरह से याद आ गया कि भारत में पहली मोटो जीपी रेस का आयोजन ये कहां पे हुआ? नोएडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है ना, वहां पे। और इसका स्पॉन्सर बना था कौन? इंडियन ऑयल। और अगर आपसे पूछे कि पहली फॉर्मूला ई रेस का आयोजन ये कहां पे हुआ था? हैदराबाद में। और इसका दूसरा संस्करण भी होगा हैदराबाद में। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने अभी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा नो योर कैंडिडेट। तो अभी जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार,
अभी उन्होंने नो योर कैंडिडेट नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये एप्लीकेशन मतदाताओं को ये पता लगाने में सक्षम करेगा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी चुनावी उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है। और जो मतदाता है वो इसके अलावा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी संपत्तियों और देनदारियों की भी जांच कर सकेंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा सखी। तो याद रखना, अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि कहां पर है, पहले तो ये याद रखो, ये आपको मिलेगा केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। और अभी इन्होंने गगनयान मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए सखी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सखी की फुल फॉर्म भी है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ये काम क्या करेगा? तो ये गगनयान मिशन पर जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनका ब्लड प्रेशर मापेगा, हार्ट बीट मेजर करेगा, मतलब उनके स्वास्थ्य से संबंधित ये काम करेगा, या यूं कहूं कि इनके स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। तो एप्लीकेशन का नाम याद रखना सखी है। गगनयान मिशन की बात करें, आपको बताइए भारत का पहला मानव युक्त मिशन है जिसका उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाना। 2025 में हम इसे लॉन्च करेंगे। इसमें 3 लोग जाएंगे और अभी आपने पढ़ा होगा 4 लोगों को चुना भी गया है। चारों के नाम हमारे सामने आ चुके हैं, वो नाम भी मैं आपको बताता हूँ। प्रशांत बालकृष्णन, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। अब ये 4 नाम आ गए हैं, इनमें से 3 जाएंगे, 3 फाइनल होंगे। अच्छा, हम तो अंतरिक्ष में भेज रहे हैं इंसानों को। इसी तरह से आपको याद होगा अमेरिका एक बार फिर से इंसानों को चांद पर भेज रहा है, लेकिन याद रखना उतारेगा नहीं, चांद के आसपास वो चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे। और उस मिशन का नाम क्या है? नासा के उस मिशन का नाम है आर्टेमिस, मिशन आर्टेमिस। बाकी हमारे 2 लक्ष्य जरूर याद रखना जो कि मोदी जी ने इसरो को दिए थे कि भारतीयों को चंद्रमा पर भेजना है कब तक? 2040 तक। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है कब तक? 2035 तक। ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। CMS COP 14, CMS मतलब हो गया कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए है ये सम्मेलन। अभी इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ये 14वां सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पे? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। इसका एक नारा भी है, स्लोगन भी दिया गया, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। मैस्कॉट शुभंकर भी है, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। अच्छा, ये तो इसका 14वां सम्मेलन हो गया। पिछला जो 13वां सम्मेलन हुआ था वो 2022 में हुआ था गुजरात के गांधीनगर में, और जो पहला वाला हुआ था वो 1985 में हुआ था। कहां पे? बॉन, जर्मनी में। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2024 में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो स्टार्टअप महाकुंभ 2024 इसका आयोजन अभी किया गया नई दिल्ली में। और आयोजन करने का उद्देश्य नाम से पता चल रहा है, देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। 18 से लेकर 20 मार्च 2024 तक यह हुआ भी नई दिल्ली में। थीम भी है भारत इनोवेट्स। आयोजन किसने किया? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। और इसका उद्घाटन किया था हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी मार्च 2023 में भारत और किस देश के बीच में एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो एक्सरसाइज का नाम है टाइगर ट्रम्प 2024 और भारत और अमेरिका के बीच में हुआ ये अभी 18 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। कहां पे हुआ? भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब इसमें दोनों देशों की तीनों सेनाएं हिस्सा लेती हैं। तीनों मतलब जल सेना, थल सेना और वायु सेना। आपको बता दूं, पहला जो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज हुआ था वो 2019 में हुआ। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो स्विस ऑर्गेनाइजेशन है ये IQ एयर, इसी ने अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो बांग्लादेश है ये दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश, यानी कि मतलब सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन यहां पर है। तो पहले स्थान पे बांग्लादेश, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान और तीसरे स्थान पे भारत है। और अगर पूछे कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कैपिटल कौन सी है तो दिल्ली है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर कौन सा है तो बिहार का बेगूसराय है।
आपको बता दूं 2022 में जब ये रैंकिंग आई थी तो इसमें भारत 8वें स्थान पे था, लेकिन अब आप देख लो भारत तीसरे स्थान पे आ गया। मतलब आप ऐसे समझो कि भारत में 96% लोग ऐसी हवा में रह रहे हैं जिसमें PM2.5 का स्तर WHO के एनुअल स्टैंडर्ड से 7 गुना ज्यादा है। लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी, PM2.5 मतलब क्या हो गया। PM मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। ये एक बेहद छोटा कण होता है जिसका व्यास, जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर होता है या उससे भी कम होता है, और यही है जो हवा की गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को कम करता है। जहां की एयर में ये सबसे ज्यादा पाया जाएगा वहां की एयर क्वालिटी बहुत कम होगी, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा होगी। तो मैंने आपको तीनों पॉइंट बता दिए, देशों के हिसाब से भी बता दिया रैंकिंग, सबसे प्रदूषित राजधानी में भी बता दिया और सबसे प्रदूषित महानगर में भी बता दिया। कौन सा है? बिहार का बेगूसराय है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने भारत से डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा गुयाना। तो गुयाना ये भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा निर्मित 2 डोर्नियर 228 विमान खरीद रहा है, और इसके लिए गुयाना डिफेंस फोर्स ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया से $23.27 मिलियन का लोन भी लिया है। तो आप कह सकते हो कि ये पहला डिफेंस लोन है जो कि भारत ने किसी कैरेबियाई देश को दिया है। कैरेबियन कंट्री है ये गुयाना। इसके स्टैटिक में आपको बताऊंगा, गुयाना ले चलूंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आपको बन जाएगा कि कौन सा देश ब्रह्मोस मिसाइल हमसे खरीद रहा है? तो 2 देश हैं, देखो, फिलीपींस और इंडोनेशिया, ये दोनों आप ध्यान में रखना। और ब्रह्मोस मिसाइल तो आपको बताया ना, भारत और रशिया ने मिलकर के इसके तैयार किया था। मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। गुयाना की बात हुई थी तो ये रहा मैप में गुयाना। कैपिटल इसकी जॉर्ज टाउन है, करेंसी है गुयानीज डॉलर, और प्रेसिडेंट है इरफान अली और प्रधानमंत्री है मार्क फिलिप। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संबल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। ये श्री कल्की धाम मंदिर ये 5 एकड़ के परिसर में बनेगा, जो कि 2028-29 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग मंदिर होंगे, गर्भगृह होंगे। और आपको पता होगा, आपने सुना होगा, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार होगा वो कलयुग में होगा, भगवान कल्की के रूप में होगा। और इस मंदिर की अगर बात करें, इस मंदिर का जो शिखर होगा उसकी ऊंचाई होगी 108 फुट। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 50वां। तो अभी 2024 में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित किया गया। इस बार ये 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव है जो कि 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव, इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। मध्य प्रदेश के ही कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव हम देख लेते हैं। एक तो तानसेन महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, नमस्ते ओरछा महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, मिर्ची महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, मांडू महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, और एक अभी हमने देखा खजुराहो नृत्य महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा ढाका में। तो अभी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यू तिरोट सिंह की बात करें, ये कौन थे? तो ये खासी हिल्स के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह किया था। वे एक आदिवासी मुखिया थे। उन्हें मेघालय की खासी पहाड़ियों के नायक के रूप में भी जाना जाता है, और उनकी मृत्यु को मेघालय में न्यू तिरोट सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये खासी पहाड़ियों से एक प्रश्न बन सकता है बहुत प्यारा आपके एग्जाम में कि खासी पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो आंसर होगा मेघालय। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस धर्म से था? तो आंसर होगा जैन धर्म। तो प्रसिद्ध जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज जी अभी छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में सल्लेखना के माध्यम से उन्होंने समाधि प्राप्त की है। मैं आपको बता दूं कि 1968 में 22 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी। अच्छा, ये एक टर्म आपने सुना, सल्लेखना।
तो ये क्या होती है संलेखना प्रथा, ध्यान से समझो थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से भोजन और जल वगैरह जो भी तरल पदार्थ होते हैं उनसे परहेज करते हैं और मृत्यु तक वो उपवास में रहते हैं, न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं। तो इसे कहते हैं संलेखना प्रथा। ये शब्द याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है, क्योंकि अभी ये चर्चा में आ गया है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के सदलगा में हुआ था। कर्नाटक में जन्म हुआ, समाधि ली छत्तीसगढ़ में, और संलेखना शब्द, ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए और इनका नाम याद रखना। जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। तो जैन धर्म के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? ऋषभदेव को। जैन धर्म में 2 ब्रांचेज हैं, 2 भाग है मुख्य रूप से, श्वेतांबर और दिगंबर। ये जो आचार्य जी थे जिन्होंने अभी समाधि ली है, वो दिगंबर साइड से थे। दिगंबर श्वेतांबर में आपको समझ में आता है ना, श्वेत अंबर नाम से क्लियर है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं, और दिगंबर मतलब जो बिना वस्त्रों के रहते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो प्राकृत भाषा। जैन धर्म को किस मौर्य शासक ने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम थे उनका नाम है महावीर स्वामी। तो ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ये कहां पे बनाया है? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो स्क्वाड्रन का मतलब होता है ग्रुप यानी कि समूह। तो ये एक इकाई है, एक यूनिट है जिसमें कई सारे सैन्य विमान और एयर क्रू शामिल होते हैं। तो याद रखना, भारतीय सेना ने राजस्थान में अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन बनाया है। राजस्थान में भी कहां पे? जोधपुर में। अपाचे हेलीकॉप्टर से भी 2 तरह के प्रश्न बन जाएंगे कि अपाचे हेलीकॉप्टर ये हमने किस देश से लिए हैं या किस देश से खरीदे हैं? तो अमेरिका से। और इनका निर्माण किसने किया? तो अमेरिका की जो बोइंग नाम की कंपनी है उसने। आपको याद है भारत से डॉर्नियर विमान कौन खरीद रहा है? तो गुयाना देश खरीद रहा है। और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल कौन खरीद रहा है? तो फिलीपींस और इंडोनेशिया। ब्रह्मोस को भारत और रशिया ने मिलकर तैयार किया था। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और भारतीय सेना से याद आएगा, भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, ये 15 जनवरी को हम मनाते हैं, ध्यान रखना।